जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत खुश होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो उसके लिए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, द मास्टर कोर्स ऑफ साइंस। यानी इस कोर्स में हम लोग अगर इस ढंग से पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर में एक मास्टर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो सकता है जो आपसे नहीं बने। इसके लिए हम एक रिकॉर्डेड वीडियो ये जो बना रहे हैं रिकॉर्डेड है और 8:15 हो रहा है। आज का डेट है 25 नवंबर 2025। तो आज ये आपके लिए बेहद ही खास दिन होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube पर आ चुके हैं, इस वीडियो को क्लिक कर चुके हैं, तो एक बार मेरे रिक्वेस्ट से आप पूरा वीडियो देखिए। हो सकता है लंबा है, लेकिन एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है कि जिन छात्रों को लगता है कि हमारा साइंस कमजोर है उसको हम बेहतर बनाने के लिए ये सीरीज स्टार्ट की है। तो आशा और उम्मीद के साथ कि आप हमें प्यार देंगे और मैं आपको ज्ञान दूंगा, और ऐसा ज्ञान जो आपको मार्क्स ला सके। तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी हाँ दोस्तों, आज का जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। देखिए ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा तो समझ में आएगा। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इससे औसत जो अंक आते हैं वो 8 से 9 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग हर एक बार 8 से 9 अंक का प्रश्न यहां से आया है। सॉरी दोस्तों, कभी कभी हो सकता है कुछ कम अंक भी आया होगा, लेकिन औसत हम मान के चलते हैं 8 से 9 अंक यहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहला चीज क्या है कि चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ चीज बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आप बहुत बेहतर ढंग से उसका यूज भी करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन अभी हमारे माइंड पे नहीं आ रही है। जैसा कि आप देखते होंगे दूध, जो घरों में दूध होता है, दूध से जो घर के लोग हैं वो दही बना देते हैं। दूध से क्या होते हैं? दही जमा देते हैं। ठीक है, तो दूध से दही का जमना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए ये हर एक घरों में देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं कि दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है? जी हाँ दोस्तों, ये रासायनिक अभिक्रिया है। उसी तरह से चावल है, उसको पकाना, चावल का पकना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारे घरों में जो चावल बनता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है, जो कि हर एक घर में मिलेगा। दूसरा चीज, हम जो भोजन करते हैं, चावल हो, दाल हो, रोटी हो, सब्जी हो, उसको जो हमारी अंदर, जो हमारे पेट के अंदर जो यंत्र है उसको पचाने का काम करते हैं। तो यानी भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया कोई जटिल चीज नहीं है। यह हमारे आसपास हो रही घटनाओं को अध्ययन हम अगर बढ़िया से कर लेंगे तो हमको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आप तीनों चीजों से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि भाई दही का बनना, चावल का पकना, भोजन का बनना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यही नहीं दोस्तों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए लोहे में जंग लग जाता है। जब कोई दरवाजा है नया रहता है तो उसको पेंट किया जाता है। क्यों पेंट किया जाता है? जंग न लगे। लेकिन जैसे जैसे पुराने होते जाता है उस पर जंग पकड़ने लगता है। तो जंग पकड़ना क्या कहलाता है भाई? रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है। जो हम गाड़ियों में ईंधन यूज करते हैं, उस ईंधन को वो क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया करके एनर्जी देता है इंजन को। तो ये ईंधन अगर हम डालते हैं तो ईंधन जलता है, खपत होती है, और उसके कारण हमारी गाड़ी जो है आगे बढ़ती है, गाड़ी चलती है। तो ये गाड़ी के अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या है।
रासायनिक अभिक्रिया देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधा जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो वो किस तरीका से बनाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। फिर क्या है, जीवों में श्वसन, यानी जीव जो है हम लोग हैं श्वसन करते हैं, यानी श्वास लेते हैं, श्वसन के दौरान क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, जो कि हम देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव अलग अलग अंगों के द्वारा, अलग अलग माध्यम के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, इन अभिक्रियाओं को समझने के लिए रोजमर्रा के जिंदगी में, रोजमर्रा के जिंदगी का मतलब क्या होता है, डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में जो रोज घटनाएं होती है उससे रिलेटेड है। गर्मियों में कमरे का ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे का तवा अथवा तसला या कील आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, अंगूर को का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये सारा का सारा चीज क्या है, हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में घटता है। ठीक ना, हम सांस लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे शरीर में भोजन पचता है, रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग भोजन को पचाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया है। अंगूर में किण्वन के दौरान शराब का निर्माण किया जाता है, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो बहुत सारी चीजें जो होती है हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में घटती है, जो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को समझना है तो हमको अपने डेली रूटीन में देखना होगा कि भाई हम ऐसा क्या करते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम परिवर्तन की बात करते हैं, परिवर्तन बदलाव की बात करते हैं, तो दो तरह से बदलाव होता है। एक फिजिकल चेंज होता है, ठीक ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में फिजिकल चेंज होता है यानी भौतिक बदलाव। एक होता है केमिकल चेंज, यानी रासायनिक बदलाव, केमिकल चेंज। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी परिवर्तन दो तरह का होता है। ठीक ना, कोई भी परिवर्तन कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक भौतिक परिवर्तन जो कि अस्थायी होता है, एक रासायनिक परिवर्तन जो कि अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन का अर्थ है, अस्थायी का अर्थ है वो चीज दोबारा बन जाएगी जैसा था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन का मतलब है परमानेंटली चेंज हो जाएगा। एक बार अगर चेंज हो गया तो दोबारा वो वापस नहीं आ सकता है। जैसे दूध से दही जमा देंगे, दूध से अगर दही जमा देते हैं तो फिर दही से दूध जमेगा नहीं, बनेगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। बर्फ है, बर्फ को हम पिघला देते हैं तो जल बन जाता है, जल को फिर जमाएंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है। बात समझ आ गया? तो चेंज हमको दो तरह का देखना होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे में थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। भाई भौतिक परिवर्तन क्या होता है? कहता पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, आकृति, अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी आकार में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा या आकृति में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये बल्ला है, कड़ा जिसको कहते हैं, हम दबा दिए, ऐसे दबा दिए, थोड़ा पिचका दिया, ऐसे टेढ़ा हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, अगर हम उसको सीधा करना चाहें, जिस अवस्था में लाना चाहें उस अवस्था में आ जाएगा, तो भाई उसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, उसी तरह से क्या करें, परिवर्तन अक्सर उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखे, पानी का भाप बनना, ठीक ना, पानी का भाप में बनना। भाप जो है, पानी को हम गर्म करते हैं तो भाप बनता है, भाप को अगर ठंडा करेंगे तो पानी बनेगा। उसी बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना भी क्या है, जैसा कि बर्फ पिघल रहा है और यह पिघल के पानी के रूप में ले रहा है, तो भाई फिर इसको हम चाहेंगे तो जमा देंगे तो बर्फ हो जाएगा। अब देखिए पानी में चीनी या नमक का घोलना, पानी में हम क्या करते हैं, नमक चीनी का घोल तैयार करते हैं। उसको अगर हम गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा। तो वो जो परिवर्तन हुआ भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। आशा करते हैं बात समझ में आई होगी।
अब देखिए रासायनिक परिवर्तन कह रहा है कि इस परिवर्तन के दौरान जिनसे भिन्न गुणों वाला एक नया पदार्थ बनता है। देखिए बात समझिए, जब किसी चीज में ऐसा परिवर्तन हो कि पहले से ज्यादा बदल गया हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने बैठते हैं, दिमाग में आया होगा कि एकदम क्लास को बहुत बढ़िया से देखेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, और कुछ समय के बाद आप चेंज हो गए, अपने मूल अवस्था में आ गए, तब भौतिक परिवर्तन। लेकिन कोई कोई विद्यार्थी में क्या होता है कि जो ठान लेता है कि भाई हम पढ़ेंगे, तो उसमें एक बदलाव देखने को मिलता है और वो बदलाव उसको आगे ले जाएगा। तो वो जो चेंज हुआ वहां पे वो है केमिकल चेंज, यानी कुछ नया लगेगा, लोगों को लगेगा ये नया कर रहा है, कुछ नया हो रहा है उसके जीवन में। तो वो जो नया होगा चीज, वो रासायनिक परिवर्तन का देन है। तो लगभग 90% 99% लोगों में भौतिक परिवर्तन होता है। लोग कहते हैं कि भाई हम क्या होंगे, हम चेंज हो गए, हम बदल गए हैं, हम अब खूब पढ़ेंगे, लेकिन होता नहीं है। तो वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मात्र वो जो 1% 2% लोग हैं उनमें केमिकल चेंज होता है, उनको लगता है कि हाँ हमको एक्चुअल में पढ़ना चाहिए, और उनमें बदलाव देखने को भी मिलता है। वो पहले से नए लगने लगते हैं, उनके पास एनर्जी लेवल एक अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, क्वेश्चन को डील करने का तरीका होता है, तो वो अलग निखरते हैं। तो वही जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसकी विशेषता क्या है, यह अपरिवर्तनीय है, यानी ये दोबारा अपने मूल अवस्था में लौट कर नहीं आता है, ठीक ना। अब देखिए जैसे कि अगर हम लकड़ी है, लकड़ी में हम आग लगा देंगे तो राख बन जाएगा। अब क्या हम कोई भी ऐसा चेंज करके राख को लकड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ भाई? ये जो परिवर्तन हुआ ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे ये है लोहा, कील है, कील में जंग लग जाएगा, कील में क्या लग जाएगा? जंग। तो ये जंग तो हट जाएगा, लेकिन अपनी मूल अवस्था में आएगा? नहीं आएगा। इसका जो मटेरियल है वो लॉस हो चुका है, अब उतना मटेरियल का कील नहीं बन सकता है। तो ये जो है साग सब्जियां जो है सड़ जाती है, साग जो सब्जी होती है वो सड़ जाती है। जब एक बार सड़ जाएगा तो पुनः क्या उस रूप में आएगा, मूल अवस्था में आएगा? नहीं आएगा। तो ये जो परिवर्तन है, यही परिवर्तन को हम लोग कहते हैं क्या? रासायनिक परिवर्तन। आपके घरों में देखे होंगे 2 दिन 3 दिन के बाद कोई जो सब्जी है पक जाती है, पकने के बाद वो धीरे धीरे गलने लगती है, सड़ने लगती है, बदबू आने लगती है। तो क्या हुआ, फिर आपको कुछ भी करेंगे तो क्या अपनी मूल अवस्था में आएगी? नहीं आएगी। तो वो नहीं आती है, तो यानी वहां पे क्या है भाई? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। और देखिए एक चीज हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे कुछ अंतर दिखाए हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो देखिए जब भौतिक परिवर्तन होगा ना भाई, तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसकी अवस्था, आकार, आकृति बदलती है। जबकि रासायनिक परिवर्तन होगा ना भाई, तो उसका नया पदार्थ मिलेगा, और जो नया पदार्थ होगा उसका गुण भी पहले से अलग होगा। तो ये चीज होती है रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना जो है बदलती नहीं है, रासायनिक संरचना बदलती है नहीं है। अगर हम बात करेंगे बर्फ को, H2O है, बर्फ क्या है? H2O, ठीक है। अगर हम ये बर्फ में भी देखेंगे तो भाई जो मौलिक संरचना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और पानी में भी देखेंगे तो भाई यही चीज है, H2O है। तो उनमें बदलाव देखने को नहीं मिलता है, केमिकल चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। जबकि रासायनिक जो परिवर्तन होगा उसमें सूत्र चेंज हो जाएगा, नया पदार्थ बनेगा, नया गुण आ जाएगा, ठीक है। प्रकृति इसमें क्या करते हैं, पुनः अपनी अवस्था में ला सकते हैं, जबकि यह पुनः अपनी अवस्था में ला नहीं सकते हैं। अब देखिए बहुत कम या ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित नहीं होती है। यानी कहने का मतलब जब भौतिक परिवर्तन होगा ना, तो नाम मात्र ऊर्जा में परिवर्तन होगा, यानी ऊर्जा उत्पन्न होगी या ऊर्जा मिलेगी, बस थोड़ी मात्रा में। लेकिन जब हम क्या कहते हैं, जब रासायनिक परिवर्तन किया जाता है या कहीं पे रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ऊर्जा का विशाल मात्रा या तो जरूरत होगी या उत्पन्न की जाएगी।
यानी रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप हमको या तो ऊष्मा मिलेगी या रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए हमको ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीजें हो सकती है। बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, मोम का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। जबकि कोयला का जलना, अगर कोयला एक बार जल गया, राख बन गया, तो अपने मूल रूप में आएगा? नहीं आएगा। फिर देखिए, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पकना, भोजन जब पक जाएगा तो फिर उसको हम अपनी मूल अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, वो रासायनिक परिवर्तन। रोटी है जो पक जाती है, आटा से जो रोटी बन जाती है एक बार, क्या रोटी से पुनः आटा बनेगा? नहीं बनेगा। तो वो कैसा चेंजिंग है भाई? वो चेंजिंग है, आपको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और एक खास बात है, हमने ये रासायनिक परिवर्तन पढ़ा क्यों? तो देखिए, हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब पदार्थ होगा, कोई पदार्थ होगा, ध्यान सुनिएगा, जब पदार्थ में रासायनिक बदलाव होंगे, यानी रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। और यही नया पदार्थ बनने की प्रक्रिया को, यही बनने की प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई पदार्थ है, उसमें रासायनिक परिवर्तन कर दिए तो नया पदार्थ बना, तो ये नया पदार्थ जो बनने की प्रक्रिया है, बनने की जो क्रिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो इस कारण से हमको पढ़ना पड़ा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, या भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। अगर हम ये नहीं पढ़े होते तो हमको पता नहीं चलता कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है, ये नहीं पता चलता। तो रासायनिक परिवर्तन होगा तो नया पदार्थ बनेगा, और नया पदार्थ बनने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है? बोलिए हाँ या ना। तो आ रही है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं में मुख्यतः विशेषताओं में क्या है, यानी जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया कहीं भी होगी, कहीं होती हुई प्रतीत होगी, तो हमको अनुमान कैसे लगेगा, हमको समझ में कैसे आएगा कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो वहां कुछ चीजें देखने को मिलेगी। क्या है? रंग में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक ना। यानी कोई पदार्थ है, उसका रंग एकाएक चेंज हो रहा है, तो जब एकाएक उसका रंग चेंज हो रहा है तो समझ जाना है कि भाई वहां पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। देखिए, गंध और स्वाद में चेंज, अगर गंध बदल जा रहा है या स्वाद बदल जा रहा है तो वहां समझ लेना है भाई कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। अगर कहीं से गैस उत्पन्न हो रहा है, गैस की उत्पत्ति हो रही है, तो भाई समझ जाना है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक ना। और कहीं पे तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन, तो वहां भी समझ जाना है भाई कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कहीं पे अगर अवक्षेप बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, तो समझ जाना है कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो यानी अगर कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हमको इन पांचों छहों में से कुछ चीजें जरूर महसूस या होती हुई प्रतीत होगी। क्या? या तो रंग में परिवर्तन हो जाएगा, या तो स्वाद में या गंध में परिवर्तन हो जाएगा, या तो वहां से गैस निकलेगा, या तो तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, या अवक्षेप का निर्माण होगा। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, जरूरी नहीं ना है कि पूरा का पूरा प्रोसेस हो। एक अभिक्रिया लेंगे तो या तो हो सकता है उसमें रंग में परिवर्तन हो, या हो सकता है कोई दो इसमें दिखाई देता हो या अनुभव होता हो, या अब ऐसा नहीं होगा ना कि एक रासायनिक अभिक्रिया है तो सब का सब मौजूद होना चाहिए, ये जरूरी नहीं। कोई एक या दो संपन्न होते हुए दिखाई देगा या अनुभव होगा। बात समझ में आ रही? ये चीज है। तो अब एक एक करके हम देखते हैं। पहला है रंग में परिवर्तन। अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन है, यहाँ कॉपर सल्फेट का पहले से विलयन है, ठीक ना, ये नीला रंग है, और उसमें हम लोहे की किल डाल देते हैं,
तो कुछ समय बाद क्या होता है, लोहे जो है विलयन चेंज हो जाता है। विलयन कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जो पहले कॉपर सल्फेट का विलयन था और आयरन सल्फेट का विलयन बन जाता है। बात समझे? आयरन सल्फेट के विलयन बनते ही इस विलयन का रंग क्या हो गया, हरा हो गया। पहले नीला था, नीला था कब, जब कॉपर सल्फेट का विलयन था तब। जब आयरन सल्फेट का विलयन बन गया तो विलयन कैसा हो गया, हरा बन गया। तो ये परिवर्तन होता है। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे, अनुभव है दे आपको, तो समझ जाना है भाई कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। बात समझिएगा? तो रंग में परिवर्तन कुछ इस प्रकार से संभव होगा। दूसरा चीज का है गंध में परिवर्तन। अगर आप शादी विवाह में गए होंगे, देखो होंगे सुबह का खाना जो बच जाता है कहीं पे डाल दिया जाता है डस्टबिन में, तो कुछ देर बाद महकने लगता है, गंध देने लगता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? जो स्वादिष्ट बनते समय इतना अच्छा स्वाद आता है, खाते हैं चाव से लोग, वहीं कुछ समय के बाद बेकार हो जाता है, गंध आ जाता है, बदबू आने लगती है, उसको हम लोग दूर से भागने का मन करता है। तो ये ऐसा होता है भाई, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो जब रासायनिक परिवर्तन हुआ तो भाई गंध उत्पन्न हो गया। बात समझ आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब क्या होगा, तापमान में परिवर्तन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तापमान में परिवर्तन क्या होगा आप बताइए। बर्फ है ना, बर्फ को हम ऊर्जा दिए, क्या दिए, बर्फ को ऊर्जा दिए। बर्फ पहले ठंडा था, उसको हीट दिए, एनर्जी दिए, तो धीरे धीरे गर्म हुआ, यानी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया, यानी अपने अंदर ऊर्जा को बढ़ाया, अब बढ़ा के पिघल गया, पिघल गया भाई। तो अब एनर्जी को ये ऑब्जर्व कर रहा है। उसी तरह लकड़ी है, लकड़ी को हम आग लगा दिए तो जलेगा, जलेगा तो ऊर्जा उत्पन्न करेगा, प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो ये क्या है, ये दोनों जो परिवर्तन है, वो दोनों परिवर्तन में तापमान बदलते हुए दिखाई दे रहा है। तो किसी अभिक्रिया, जब तापमान बदल रहा है तो समझ जाना है कि बर्फ का पिघलना या लकड़ी का जलना ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अवक्षेप का निर्माण। देखिए ये PbNO3 का जो जलीय विलयन है, यहाँ पे क्या है, PbNO3 है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये विलयन था। लेड नाइट्रेट जिसको कहते हैं, इसका विलयन था। इसमें कहा कि ये पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन है, दो विलयन है। इन दोनों को मिक्स कर दिए, मिला दिए, तो बना क्या, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। और यहाँ पे लेड आयोडाइड जो है वो नीचे पीला रंग में बैठ गया पेंदी में। तो जो पेंदी में बैठ गया है ये ठोस रूप में होता है। ये क्या होता है, ठोस रूप में। ये इस विलयन में डिजॉल्व नहीं हो पाता है, घुल नहीं पाता है। तो जो विलयन में डिजॉल्व नहीं होके बैठ जाए पेंदी में ठोस अवस्था में, तो उसी को अवक्षेप कहते हैं। तो ये चीज हमको देखने को मिलेगी। अवक्षेप क्या है कि कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन है और उसमें कोई पदार्थ डिजॉल्व ना होके पेंदी में बैठ जाता हो, तो भाई वो जो है अवक्षेप कहलाता है, ठीक ना। और जो अवक्षेप होते हैं उसको ऐसे एरो द्वारा दर्शाया जाता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए, अब हम रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को डील करते हैं। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करे, तो समझ जाना है कि वो प्रक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब अकेले होगा या दो गो चीज मिला होगा, मिल करके एगो या एक से अधिक नया पदार्थ बना दिया, तो ये जो प्रोसेस है बनने का, वही क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि हाइड्रोजन है, जल से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, जल बना दिया। तो कहने का अर्थ है कि दो गो मिला है, H2 जो है, H2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना दिया क्या, H2O, ठीक ना। तो जल बना दिया। तो ये बनने का प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। बात समझ में आएगा? इसी तरह मान लीजिए कार्बन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, बना दिया
CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कैसे बनाया CO2, इसी को तो कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही तो कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसी को जानना ही हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। भाई कार्बन ऑक्सीजन एक साथ कैसे जुड़ा, जुड़ाव क्यों हुआ, यही जानने की प्रक्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बैटरी है ना जी, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है भाई, तो रिकॉर्डेड क्लास है तो आवाज आनी चाहिए प्रॉपर, इसीलिए देखना पड़ा। देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है रासायनिक अभिक्रिया से 2011 में कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दे। तो हम देखिए आपको यहाँ पे HW दे दिए कि अभी अभी पीछे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, देखिए कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल पे दे दिए, तो हूबहू इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे तो टाइम भी जाएगा, तो इसलिए ये HW है। और देखिए HW का मतलब हमारा ये है कि आप ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को देखें। अगर HW सॉल्व करेंगे तो ईमानदारी पूर्वक ये वीडियो देख रहे हैं, अगर HW सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का। तो HW को बनाइएगा। और यहाँ HW वही सवाल दिया गया है जो कि बिहार बोर्ड पूछा हुआ है, या ये इसी में से पूछ भी सकता है। तो HW का ये उद्देश्य है। जहां भी क्वेश्चन PYQ होगा आपको घर पे कॉपी पे बनाना है भाई, ठीक ना, क्योंकि इससे हूबहू रिलेटेड हमने पीछे पढ़ा दिया है। तो अन्यथा ध्यान रखिएगा पूरा बात को। देखिए अब है अभिकारक, यानी जब हम रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, मान लीजिए कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया घटेगी, रासायनिक अभिक्रिया कहीं पे हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, तो ए कोई पदार्थ होगा, ये चेंज हो गया है बी में, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये पहले से हमको पता है, ये पदार्थ के बारे में पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद पदार्थ है। तो जो पहले से मौजूद पदार्थ होगा, यानी जिनमें हमको बदलाव करना है, वो अभिकारक होगा। इसी में बदलाव करना है, अभिकारक होगा, ठीक ना। आज जो नया पदार्थ बना, बदलाव होने के बाद यानी अभिक्रिया के बाद नया जो पदार्थ बना वो उत्पाद बना, वो क्या होगा, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। देखिए पहले से मौजूद था, इसमें बदलाव हुआ, तो जिस चीज में बदलाव हो रहा है वो अभिकारक है। आज जो नया बन गया बदलाव के फलस्वरूप वो उत्पाद है। जैसे देखिए सोडियम है, क्लोरीन है, आपस में अभिक्रिया किया, सोडियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है। तो है दोनों पहले से मौजूद है, ये देखिए सोडियम और क्लोराइड पहले से मौजूद है, तो ये जो दोनों पहले से मौजूद है ये हो गया अभिकारक। आज जो इन दोनों को मिलाकर नया पदार्थ बना ये हो गया उत्पाद, प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। उसी तरह जल है, जल को क्या किए, हाइड्रोलिसिस कर दिए, अपघटित कर दिए, तो ऑक्सीजन में टूट गया और क्या टूट गया, हाइड्रोजन में टूट गया। तो पहले से जो मौजूद पदार्थ है ये अभिकारक है जो नया बना ये उत्पाद है, ठीक है। ये क्या है, उत्पाद है। कोई दिक्कत, पहले से जो नया पदार्थ है वो अभिकारक है और जो ये बना हुआ पदार्थ है उत्पाद है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। तो एरो के पहले जो रहेगा, याद रखना, एरो के पहले जो रहेगा अभिकारक, एरो के बाद में जो रहेगा उत्पाद है। एरो के पहले अभिकारक, एरो के बाद में उत्पाद या प्रतिफल। समझ में गया? अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए हाइट देखिए 2H2O
2H2 प्लस O2 बना दिया 2H2O। तो देखिए एरो के पहले ये अभिकारक हो गया, अभिकारक, एरो के बाद ये उत्पाद हो गया, उत्पाद। उसी तरह इसमें देखिए एरो के पहले अभिकारक, दो अभिकारक है, एरो के बाद उत्पाद। देखिए एरो के पहले ये अभिकारक है, एरो के बाद उत्पाद। उसी तरह एरो के पहले ये अभिकारक है, एरो के बाद उत्पाद। तो ये चीजें दिखाई गई है, समझाई गई है, या समझाने का प्रयास किया गया है। समझ में आ रहा है? चलिए अच्छा है, समझ में आ रहा है। तो अब है रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण को हम जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है, ध्यान सुनिएगा, अगर कहीं पे अभिक्रिया हो रही है तो इन अभिक्रियाओं को संक्षेप रूप में लिखना, संक्षिप्त में लिखना, संक्षिप्त मतलब छोटे अक्षर में लिखना, यानी उसकी जानकारी को, उस अभिक्रिया के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या करते हैं, संक्षिप्त रूप देते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने का जो प्रक्रिया है, संकेत रूप में, सूत्र के रूप में लिखने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो कोई पूछ देगा रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रोसेस को रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा या दर्शाया जाता है। माने दर्शाने को कहिए या प्रदर्शित करने को कहिए, एक ही बात है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। बात समझा गया? जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है। अब इसको क्या लिखता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके पूरा डिटेल में लिखता तो यही लिखता। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है, लिखना बहुत बड़ा है, उसको हम छोटे में लिख दिए। जानकारी सेम जानकारी है, बल्कि उससे बेहतर जानकारी है, शब्द समीकरण कहते हैं उसको। देखिए रासायनिक अभिक्रिया लिखना, ठीक है, कैसे लिखते हैं? तो उसके लिए 3-4 प्रोसेस है, बताते हैं, ध्यान से देखिए। प्रतिफलों को, प्रतिकारकों को, ठीक ना, बाईं ओर लिखा जाता है, उत्पाद को दाईं ओर, यानी अभिकारक को प्रतिकारक कहते हैं। यानी अभिकारक जो होगा, अभिकारक देखिएगा किधर होगा, तो भाई अभिकारक बाईं ओर होगा। उत्पाद किधर होगा? उत्पाद हमारा दाईं ओर होगा। उत्पाद हमारा किधर होगा? दाईं ओर। बाएं ओर किधर होगा? अभिकारक। तो ये हमारा बाएं है, ये दाएं है। देखिए दाहिना हाथ इधर है तो भाई उत्पाद, बायां हाथ है, सॉरी ये बायां हाथ है ना, ये बायां हाथ है तो ये उत्पाद है, ये दाईं ओर है तो अभिकारक है। लेफ्ट है, गलती हो गया है, लेफ्ट साइड हमारा उत्पाद होगा, ये उत्पाद है, लेफ्ट में रहेगा, और राइट साइड जो होगा अभिकारक होगा। ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अभिकारक और उत्पाद के बीच एरो रहता है, ये एरो दिया गया था, ये ब्लैक से चलेगा ना, व्हाइट है चूंकि। ये हमारा एरो है। अभिकारक और उत्पाद के बीच क्या होता है? एरो होता है। चलिए आगे देखते हैं। तीर के अग्रसिर की ओर जो है उत्पाद रहता है, और तीर के जो पश्च सिरा है वो उधर क्या होता है? अभिकारक। ठीक ना? और जो अग्र सिरा है वो परिवर्तन की दिशा को बताता है। मतलब इधर से देखिए, ध्यान से देखिए, इधर परिवर्तन हो रहा है और इधर ये चीज नया चीज बन रहा है। तो ये एरो जो है, एरो दर्शा रहा है कि भाई ये इधर परिवर्तन होकर नया चीज बन रहा है, ये दर्शा रहा है। कह रहा है कि अभिकारक या उत्पाद में परमाणु या
या आयन की संख्या एक से ज्यादा होती है तो प्रत्येक परमाणु या आयन के बाद उसकी संख्या को छोटे अक्षर, हाँ देखिए जैसे हमने कहा लिखा NH3, कहने का मतलब 3 क्या है दर्शा रहा है, 3 दर्शा रहा है कि हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है। जैसे कि H2O, तो इसका मतलब क्या है, ये दर्शा रहा है कि हाइड्रोजन का 2 गो परमाणु है। बात समझ में आ रहा है ना, तो यही चीज है। हाँ एक रहेगा जैसे NH है तो एक को लिखा नहीं गया है। अब क्या है करे, अभिकारक या उत्पाद में परमाणु या आयन की संख्या एक से अधिक है, परमाणु या अथवा आयन के संकेत के साथ कोई भी संख्या नहीं लिखी जाती है, एक ही होती है। मतलब कहने का अर्थ है जैसे कार्बन बोल दिए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और बना दिया CO2, कहने का अर्थ क्या है कि यदि कार्बन एक हो तो एक लिखा नहीं जाएगा, एक लिखा नहीं जाएगा। वही कह रहा है कि साथ कोई संख्या नहीं लिखी जाती है। अगर आयन की संख्या एक हो तो हम जब संकेत में लिखेंगे तो उसको एक को लिखना अनिवार्य नहीं है, नहीं लिखेंगे, ठीक ना। यहां पे दर्शाया गया देखिए CO2 है तो O2 है, यानी ऑक्सीजन का 2 गो भाग है, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन का 6 भाग है, हाइड्रोजन का 12 है। ये C6 है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक ना। इस समीकरण को पूरा लिख देते हैं 6CO2। अब ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का 6 गो अणु है, मिला है जल के 12 गो अणु से, बनाया है ग्लूकोज C6H12O6, फिर 6 अणु ऑक्सीजन का त्याग किया है, फिर 6 अणु जल का भी त्याग किया है। तो ये समीकरण है, संतुलित समीकरण भी है। तो इससे ये समीकरण से संतुलित करने को एक बार ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इस समीकरण को। अब देखिए 7वां का है कि अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो उस पर कोई प्रतिफल उत्प्रेरक दर्शाना होगा। कोई उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई उत्प्रेरक का यूज करना है तो एरो के ऊपर लिखते हैं, या कुछ विशेष स्थिति लिखना है, ताप लिखना है, दाब लिखना है, 1 atm जो दाब होता है वो लिखना होगा, या किसी भी प्रकार का कोई शर्त लिखना होगा तो एरो के ऊपर या नीचे शर्त लिखी जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखने से क्या फायदा है, तो भाई कम जगह छेका जाएगा, आसानी से लिखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगा, आसानी से संतुलित किया जा सकता है। यानी अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या फायदा है, तो 3-4 फायदे हैं इसके लिए किया जाता है। चलिए रासायनिक अभिक्रिया क्या दर्शाता है, रासायनिक समीकरण क्या दर्शाता है, भौतिक परिवर्तन को या रासायनिक परिवर्तन को, भाई रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक कहां लिखा जाता है, तो अभिकारक दाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर उत्पाद लिखा जाता है। अब देखिए रासायनिक जो समीकरण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं ढांचा या कंकाली ढांचा या असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। ढांचा कहिए, कंकाली कहिए या असंतुलित समीकरण। तो इसमें क्या होगा ना, ध्यान से सुनिएगा, जो अभिकारक होगा और जो उत्पाद होगा उसमें तत्वों के अणु या परमाणु की संख्या समान नहीं होगी। जैसे Mg है 1 है, इधर Mg 1 है, तो भाई अभी तो ठीक है। ऑक्सीजन यहां 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये ऑक्सीजन का परमाणु जो है भाई संख्या में बराबर नहीं है। तो जब जो अभिकारक में जितना अणु होना चाहिए परमाणु कोई भी तत्व का, वही परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, उत्पाद में होनी चाहिए। अगर चेंज है तो उसको कहते हैं भाई असंतुलित कंकाली या ढांचा समीकरण, ठीक है। आगे चलते हैं। तो संतुलित समीकरण क्या है, तो देखिए संतुलित समीकरण है कि जैसे Mg था O2 से अभिक्रिया किया
ऑक्सीजन से MgO बना दिया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो अब दोनों तरफ Mg की संख्या बराबर है, ऑक्सीजन की भी संख्या दोनों तरफ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जो आगे में अंक लिखा जाता है इधर मौजूद सभी परमाणुओं में, सभी तत्वों के परमाणुओं में वो गुणा रूप में रहता है। जैसे यहां 2 लगा दिए ना तो M भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ठीक ना। तो जो आगे वाली संख्या में गुणा करेंगे तो इधर जितना भी तत्वों के परमाणु होगा सब में मल्टीपल होगा, सब में गुणा होगा। तो ये बात का ख्याल रखना है। तो संतुलित समीकरण क्या है, तो अभिकारक में और उत्पाद में अगर तत्वों की परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में बराबर होती है तो भाई उसको क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण। और ये क्यों किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। क्वेश्चन होता है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन क्यों किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, Zn है, एक Zn है, हाइड्रोजन H2SO4 बनाया क्या है, ZnSO4 प्लस H2। अब मिलाइए, Zn कितना है, 1 है, इधर भी कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2, SO4 यानी ये संतुलित समीकरण है भाई। क्या है, संतुलित। दोनों पक्षों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब समान होती है तो उसको संतुलित कहते हैं। जैसे आयरन क्या कितना है, यहाँ 1, यहाँ आयरन कितना है, 2, तो भाई यहाँ तो गड़बड़ है। तो अब गड़बड़ है तो कैसे सही होगा, तो ये जो सही करेंगे उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यहां पे अलग अलग है तो ये असंतुलित है, असंतुलित। यहां पे समान है तो संतुलित समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण। यहां पे असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो संतुलित असंतुलित जो समीकरण है उसको क्या किया जाता है भाई, जो असंतुलित है उसको संतुलित में कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, अनुमान विधि, माने हम अपने से अनुमान लगाते हैं, आप अपने से अनुमान लगाते हैं क्या ऐसा अंक हम इसके आगे मल्टीप्लाई कर दे ताकि जो सभी तत्वों के परमाणु की संख्या है अभिकारक और उत्पाद में वो बराबर हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। ठीक ना, याद रखेंगे। देखिए अगर पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन HW में है आपको कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है। पीछे हमने पढ़ाया द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, क्या पढ़ा है, तो अभिक्रिया जो होगी उसके दौरान द्रव्यमान का न तो निर्माण होगा न ही नष्ट होगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान का निर्माण भी नहीं होता है और न ही द्रव्यमान नष्ट होते हैं, बस उसका परिवर्तन होते रहता है, एक जगह से दूसरे जगह द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, नष्ट नहीं होता है। चलिए अब यहां पे है संतुलित और असंतुलित समीकरण की जो है कि भाई अंतर है, यहां पे देख लेंगे क्या अंतर है, या हो सकता है तो अपने से भी अंतर लिखने का प्रयास कीजिएगा। कंकाली समीकरण क्या है, या ढांचा इसको कहते हैं, ढांचा, या इसी को असंतुलित। देखिए तीनों नाम एक ही है, 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आशा करते हैं इसका भी जवाब आप लिख देंगे। यानी इसका जवाब क्या होगा, वैसे रासायनिक समीकरण जिनमें तत्वों के मौजूद सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग असंतुलित।
अगला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है रासायनिक समीकरण का, तो भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करता है, पालन करता है। रासायनिक समीकरण के विषय, अच्छा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बताइए असंतुलित क्यों है, कारण बताइए। तो हाइड्रोजन दूगो है, दोनों पक्ष में, ऑक्सीजन भाई असमान है, तो ऑक्सीजन असमान हो जाएगा। देखिए इधर ऑक्सीजन दूगो है, इधर ऑक्सीजन एगो है, तो ऑक्सीजन असमान है। असंतुलित समीकरण का दोष क्या है, दोष क्या है भाई, द्रव्यमान असमान होता है। द्रव्यमान क्या होता है, असमान होता है। परमाणु भी असमान होगा, परमाणु भी असमान, यानी सी नंबर को सही होगा, इसका सही होगा सी। परमाणु भी असमान होता है, द्रव्यमान भी असमान होता है। परमाणु इन सेंस कहेगा, अगर देखिए ध्यान सुनिए, यहां पे थोड़ा सा डाउट है, और डाउट क्या है, यहां पे द्रव्यमान मारेंगे। अब द्रव्यमान क्यों मारेंगे, क्योंकि देखिए परमाणु अगर इधर आयरन है अभिकारक में, तो उत्पाद में भी वहीं रहेगा, तो परमाणु असमान नहीं होगा। परमाणु की संख्या लिखता ना, संख्या, परमाणुओं की संख्या, तब मान सकते थे। यहां पे ये चीज गलती हो जाएगा। अब देखिए असंतुलित है बताना है, आयरन इधर क गो है, एक गो, आयरन क गो है, 3 गो, तो असंतुलित है, तो हाँ। हाँ अब क्या कह रहा है कि अगर कोई रासायनिक समीकरण लिखे हैं, तो अभिकारक या उत्पाद में जो भी पदार्थ होंगे उनकी अपनी कुछ अवस्था होगी, कोई जल होगा, कोई द्रव होगा, कोई ठोस होगा, कोई कुछ होगा। तो उन अवस्थाओं को सूचित करने के लिए संकेत है कि अगर हम तरल अवस्था में देखते हैं, कोई भी चीज अगर लिक्विड में है, द्रव रूप में है, तो उसके नीचे में एल लिख देते हैं। अगर कोई वस्तु ठोस रूप में है तो उसके साइड में एस लिख देते हैं, ठीक ना। अगर कोई वस्तु गैस रूप में है तो हम उसके साइड में जी लिख देते हैं। अगर कोई वस्तु अवक्षेप बनाती हो, और सॉरी अवक्षेप नहीं, अगर कोई वस्तु जलीय विलयन हो, जलीय विलयन, कोई पदार्थ का जलीय विलयन है, तो उसको लिखते हैं ए क्यू। तो देखिए जैसे देखिए जिंक है, धातु है, ठोस अवस्था में रहता है, तो इस लिखा गया है, यानी जिंक का हमको अवस्था भी मालूम चल गया कि भाई ठोस अवस्था में है। इसी तरह H2SO4 ये लिक्विड स्टेट में थे, एल लिख दिया। अब ये कन्वर्ट हो गया ZnSO4, यानी इसका जलीय विलयन बन गया, एक क्यू लिखा है। तो H2 हाइड्रोजन, ये तो गैस है, तो भाई जी लिख दिया। तो इस तरह से लिखने से क्या पता चलता है, उसकी अवस्था लिख देंगे तो पता चल जाए कि भाई किस रूप में है, बात समझेगी। अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं H2SO4, एक बात समझिए, तो हमको पता नहीं चलता कि द्रव में है कि गैस में है कि ठोस में है, कंफ्यूजन होता। लेकिन यहां पे एल लिख दिया है तो पता चल जाएगा कि जलीय विलयन है या जल है। हाँ, संतुलित करने के विधि हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए, याद रखेंगे। क्या लिखे हैं, हीट एंड ट्रायल विधि में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए न्यूनतम पूर्णांक गुणांक का उपयोग करके प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे हीट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। मतलब छोटा से छोटा अंक से गुणा करके उसको क्या किया जाता है, संतुलित करने का प्रयास किया जाता है, ठीक ना, ताकि अभिकारक और उत्पाद में जो भी तत्व मौजूद हैं उनको क्या किया जाए, बराबर किया जा सके। देखिए 6 गो कार्बन है, इधर क गो है, एक कहीं है, 6 से गुना कर देंगे। हाइड्रोजन 12 गो है, क से गुना करेंगे, 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हो गया, हाइड्रोजन 12 गो, ऑक्सीजन 6 गो, और 2 8 गो, ऑक्सीजन 6 गो, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 गो, यहाँ पे 12 गो,
तो 12 6 कितना हो गया 18 गो। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 6 18 हो जाता। संतुलित करना है। कार्बन क गो है 3 गो, यहाँ पे कार्बन क गो है बताइए, यहाँ पे कार्बन क गो है तो एक ही है, 3 से गुना कर दीजिए, कार्बन 3 हो गया। ऑक्सीजन क गो हो गया 6 गो। हाइड्रोजन कितना है 8 गो। तो अगर यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे 4 से तो ऑक्सीजन कितना हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता 8 गो। ऑक्सीजन कितना होता, तो 3 दूनी के देखो या 3 दूनी के 6 और 4 10, 5 से गुना कर देते हैं। तो ये अनुमान विधि है, हिट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं, अनुमान विधि है। अगर इसको नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ बनाते हैं इसको। क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ इधर बनाने का प्रयास करते हैं ताकि समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से देखिएगा, C6 है ना, H12 है ना, O6 है प्लस O2, CO2 प्लस H2O, यही ना है। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, पीला कर लेते हैं ताकि, अरे यार देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कार्बन 6 गो है, यहाँ पे कार्बन एक ही है, 6 से गुना कर दिए, ठीक है। हाइड्रोजन 12 गो है, हाइड्रोजन क गो है 2 गो है, 6 से गुना कर दिए, हाइड्रोजन 12 गो हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 6 दूनी के 12 और 6 18 गो ऑक्सीजन, 18 गो ऑक्सीजन इधर मिलाइए। ऑक्सीजन क गो है 6 गो, हमको क गो चाहिए और 12 गो चाहिए, तो 6 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाता है, तो संतुलित हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए इसी तरह, फिर ये पहला बन गया, दूसरा बनाते हैं। C3H8 प्लस O2 बना है CO2 प्लस H2O। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क गो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है, इधर 3 से गुणा कर दिए, 3 दूनी के 6 गो हो गया। हाइड्रोजन कितना है 8 गो है, हाइड्रोजन 2 था, 4 से गुना कर दिए 8 गो हो गया। अब मिलाइए, ऑक्सीजन कितना हुआ 3 दूनी के 6 और 4 10, कुल मिला के 10 गो। इधर ऑक्सीजन 10 गो करना है तो 5 से गुना कर देंगे, 5 दूनी के 10 हो जाता है। अब इसको मिलाइए, इसको बनाते हैं, 3 गो बना देते हैं, 3 गो आप लोग बनाइएगा। देखिए क्या फॉर्मूला है, क्या समीकरण है, FeCl3 प्लस NaOH, आयरो बना क्या है FeOH का होल थ्राइस प्लस NaCl है। अब देखिए इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो OH3 कितने बार है 3 बार, यहाँ पे OH3 कब बार है 1 बार, तो हमने क्या किया इसको 3 से गुणा कर दिया। तो यहाँ जैसे ही 3 से गुणा करेंगे सोडियम भी 3 गो हो जाएगा, तो सोडियम 3 से गुणा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए अब 3 से गुणा हुआ ना, तो OH भी 3 टाइम हो जाएगा, Na भी 3 टाइम हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया 3 से गुणा कर दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं पीला वाला से, पीला वाला से देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्लोरीन 3 है ना, यहाँ पे 3 को बनाने के लिए 3 से गुणा कर दीजिए। जैसे ही 3 से गुणा कर दिए, Na 3 बार हो गया ना, तो यहाँ भी 3 से गुणा कर दीजिए, तो Na भी 3 बार हो गया। अब मिलाइए, आयरन 1, क्लोरीन 3, सोडियम 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 3 हो गया। अब हाई जो बनाना है ना भाई, हाई जो 3 गो आपको बनाना है, 3 गो आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। HW में
अब देखिए हाइड्रोजन है, किससे अभिक्रिया किया? क्लोरीन से। क्या बना गया? हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोक्लोराइड। तो अब संतुलित करना है, 2 से आगे गुणा कर देंगे, हो गया संतुलित। अब क्या कर रहा है? बेरियम क्लोराइड BaCl2 अभिक्रिया किया है अल्युमिनियम सल्फेट से Al2SO4 बना दिया बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस AlCl यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे Cl3 बन गया AlCl3। अब इसको संतुलित करना है, कर लेंगे, आशा करते हैं कर लेंगे। आप लोग कीजिएगा HW में। देखिए अगर HW में आप वर्क नहीं करेंगे तो भाई दिक्कत है, वर्क तो करना पड़ेगा, काम करेंगे तबे आएगा, और नहीं होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत की जरूरत है। अब कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके अघुलनशील बेरियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। देखिए जल है, मान लीजिए जल है, इसमें क्या बनाया? बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है Na2SO4। अब बनाया क्या? ध्यान से देखिए बना क्या? तो अघुलनशील बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक ना, BaSO4 बना। अब प्लस क्या बना? सोडियम क्लोराइड NaCl। अब क्या करना है? संतुलित करना है, करके देख लेंगे, इसको संतुलित कर लीजिए। इसी तरह जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, और क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे HCl है। बनाया क्या? तो सोडियम क्लोराइड बना, जल में क्या बना? NaCl प्लस H2O बना। अब इसको संतुलित कर लेना है, संतुलित करेंगे तबे होगा, इसको संतुलित करिएगा। अब इसको यहां भी अभिक्रिया छिप गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये 3 या 4 आपको दिया गया है, ठीक ना, प्रश्न। इसको संतुलित करके देख के बना के ईमानदारी से हमको भेजिएगा। हाय देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विस्तार पूर्वक समझाए उदाहरण दे। ये आपको 5 अंक का प्रश्न है, 5 अंक में पूछा गया है, ठीक ना। ये 2 अंक का प्रश्न नहीं है भाई, ये 5 अंक का प्रश्न है, आपको ट्राई करना होगा। जो भी क्वेश्चन होगा उसको आपको ट्राई करना है। अब देखिए रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, ठीक ना। मतलब हम अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण का रूप अगर देते हैं तो क्या उससे जानकारी मिलती है, ठीक ना। तो इससे जानकारी मिलती है अभिकारक का कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है, क्योंकि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होंगे, इस कारण दोनों ओर का वेटेज जो होता है बराबर होता है। अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ के बारे में जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही। यानी कोई रासायनिक समीकरण लिख देंगे तो अभिकारक में क्या मौजूद है, उत्पाद में क्या बना है, दोनों चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या बनने वाले तत्वों या अणुओं की संख्या के बारे में पता चलता है, बिल्कुल सही। रासायनिक अगर अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तत्व कितने हैं या उनमें अणु कितने हैं किसी यौगिक का, तो अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या पता चलता है कि भाई कौन सा तत्व का कितना परमाणु है या कौन से यौगिक का कितना अणु है, ये पता चलता है। रासायनिक समीकरण में उत्पाद की सहायता से हम संयोजकता के बारे में भी जानकारी कर सकते हैं, यानी उत्पाद की सहायता से हम संयोजकता के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे, भाई इसकी संयोजकता कितनी है, ठीक है। तो ये सारा चीज जानकारी हमको मिलती है।
देखिए अब क्या जानकारी नहीं मिलती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या सीमाएं हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अभिकारक उत्पादों की सांद्रता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अभिक्रिया धीरे से हो रही है या समय लगाएगी, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अभिक्रिया के अनुकूल परिस्थितियां क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है अगर रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो इससे पता चलता है कि कुछ डिमेरिट है एक तरह से, या लिमिटेशन है, कहेंगे कि भाई रासायनिक अभिक्रिया से इतने चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी और कुछ चीजों के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है। बैटरी एक हो गया है, थोड़ा सा हम बैटरी को चेंज करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ा ले। अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है या मुक्त होती है, इसके बारे में जानकारी हमको नहीं मिल पाती है। अभिक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक सावधानियों के बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती है। ये नहीं पता चलता है उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय। इन सारे चीजों के बारे में जानकारी हमको नहीं मिलती है अगर रासायनिक अभिक्रिया लिखा जाता है, सॉरी रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो। ठीक है, चलिए रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, तो मात्रा निर्धारण करने के लिए, अभिक्रिया का बोध कराने के लिए, तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। दोनों जानकारी मिलती है, सी नंबर। समीकरण में तीर का अर्थ क्या है, परिवर्तन दर्शाता है। तीर जो है परिवर्तन बताता है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसका था, तो प्राउस्ट ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था। प्राउस्ट दिए थे, लेवोजियर दिए थे शायद। लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था, लेवोजियर होगा। चलिए आगे क्या है, समीकरण में संख्याएं क्या होती है, घात के रूप में नहीं, घात के रूप में नहीं, गुणांक, गुणनफल का ये गुणनफल के रूप में होती है, गुणनखंड के रूप में। रासायनिक समीकरण में क्या क्या शामिल होता है, प्लस शामिल होता है, एरो शामिल रहता है, माइनस गुणा थोड़े शामिल रहता है, तो ए नंबर चीज होगा। रासायनिक समीकरण लिखने का उद्देश्य क्या है भाई, दोनों है, अभिक्रिया का रिकॉर्ड है, मात्रा की गणना है, दोनों है। समीकरण को संतुलित विधि क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड। रासायनिक समीकरण में ऊर्जा दर्शाता है प्लस या सभी होगा, इसमें से सभी है, ठीक ना, सभी ऊर्जा के बारे में जानकारी देता है। हाई दर्शा रहा है कि ऊर्जा निकल रही है, हाई दर्शा रहा है ऊर्जा उत्पन्न माने दी गई है, हाई दर्शा रहा है कि भाई ऊर्जा में परिवर्तन है, तो इस कारण सभी होगा। अब है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया जो होती है 5 प्रकार की होती है, ठीक ना, 4 और 5। इसके अलावा भी अभिक्रिया संपन्न होती है। पहला जो है रस संयोजन अभिक्रिया है, दूसरा वियोजन अभिक्रिया है, तीसरा विस्थापन है, चौथा द्विविस्थापन है, पांचवा रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा बैटरी हम चेंज कर लेते हैं ताकि बीच में कट न जाए। तो 1 मिनट का फ्यूज है। तो चलिए आवाज आ रही है फिर से। तो हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जो कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं अभिक्रिया के प्रकार से। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा, यही मेन जड़ है, मेन जो यहाँ पे थ्योरी है, यही 5 अभिक्रिया है जिससे कि प्रश्न अच्छा खासा बनता है लघु में।
देखिए पहला है संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही क्या लगता है, जुड़ाव का बोध कर रहा है, नाम से ही जोड़ का बोध कर रहा है। संयोजन यानी जुड़ करके एक होना। देखिए क्या कर रहा है, संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो नए पदार्थ के मूल गुण में जो होता है पहले से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका अगर फॉर्मेट देखेंगे तो A प्लस बी मिल करके ए बी बना देता है, यानी दो अलग अलग पदार्थ मिलके अकेला पदार्थ बन जाएगा। तो इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और दोनों का अलग अलग गुण जो होगा उन दोनों के गुण से भी ए बी का गुण बिल्कुल भिन्न होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। अब देखिए यहां पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जल से अभिक्रिया करके क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक ना, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्विक लाइम कहा जाता है। ठीक ना, और सेक लाइम किसको कहा जाता है, तो सेक लाइम कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो देखिए हर दो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बना दिया। अब इस नया पदार्थ बनाने की प्रक्रिया होगी, इसको भाई कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे या संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे। उसी तरह से कार्बन है, कार्बन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी दो कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग तत्व के परमाणु है, अभिक्रिया करके एगो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बना दिया। तो इसका गुण दोनों के गुण से अलग गुण है, कार्बन डाइऑक्साइड का गुण कार्बन और ऑक्सीजन के तुलना में। उसी तरह मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ठीक ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो ये जो बनाने की प्रोसेस है, बनाने की प्रक्रिया है, इसको भाई संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। कहेंगे दो चीज जब मिल करके एक होती है तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका फॉर्मेट अभी बताए थे कि दो पदार्थ मिलके अकेला बने तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये चीज याद रखना होगा। अगला चीज है संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण दे। तो भाई कुछ भी याद होगा तो दे सकते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा था। हाइड्रोजन जल ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर दिया, जल बना दिया। हाँ एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई भी उदाहरण लिखिएगा तो संतुलित अभिक्रिया लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना, तो यहां पे हम संतुलित कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं, 2 से गुणा कर दिए दोनों पक्ष में तो संतुलित हो गया। तो जब भी समीकरण लिखना होगा रासायनिक समीकरण एग्जाम में तो एकदम संतुलित अभिक्रिया लिखने का भरपूर प्रयास करना है, लिखना भी वही चीज है। चलिए अब है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का फॉर्मेट होता है कि पहले से कोई एक होगा और अभिक्रिया के बाद अलग अलग हो जाए, तो इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटन यानी टूटना को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक ना, ए बी है, पहले से ए और बी के रूप में टूट गया। जैसे देखिए CaCO3 है, इसको लाइमस्टोन कहते हैं। ये क्या होता है, अगर हम इसको हीट देते हैं तो क्या होता है, CaO प्लस CO2 रूप में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इस रूप में टूट गया है। तो जब एक पदार्थ दो भाग में टूटा है ऊष्मा को अवशोषित करके, तो भाई टूटने की प्रक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, तो ये जो अभिक्रिया होती है 3 प्रकार की होती है। देखिए एगो हीट के कारण टूटेगा, एगो विद्युत के कारण टूटेगा, एगो प्रकाश के कारण टूटेगा। तो जो हीट के कारण टूटता है उसको कहते हैं ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। ठीक ना, ऊष्मा के कारण ये टूटा है। ये विद्युत धारा के कारण टूटा है, विद्युत धारा के कारण, तो विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन। और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो इसको कहते हैं प्रकाश वियोजन।
ना। यानी तीन तरह का वियोजन अभिक्रिया होती है, एक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, एक विद्युत धारा के कारण होगी, एक ऊष्मा के कारण होगी। तो जिसके कारण टूटती है वो नाम है ऊष्मा के कारण ऊष्मीय वियोजन, विद्युत धारा के कारण विद्युत वियोजन, प्रकाश के कारण प्रकाश वियोजन। तो जिस से कारण अगर अभिक्रिया संपन्न होती है उसी का वियोजन कह देते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे लिख दिया गया भाई वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाश वियोजन। ठीक ना, अब एक एक पढ़ लेते फिर से। ऊष्मीय वियोजन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऊष्मा दे दिए टूट गया दो भाग में, या लेड नाइट्रेट है इसको ऊष्मा दे दिए टूट गया दो या दो से अधिक भाग में, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यानी ऊष्मा यानी गर्मी के प्रभाव में आकर अभिक्रिया संपन्न होती है, ये चीज याद रखना है। अच्छा, यहां इसको कहते हैं चूना पत्थर, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। अब देखिए विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन मतलब कोई अणु है, जल का अणु यहां पे दर्शाया गया है, इसको क्या करते हैं धारा प्रवाहित कर देंगे तो ये दो भाग में टूट जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट गया है। तो ये टूटा क्यों है, तो विद्युत धारा के कारण। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ये चूंकि टूटा है इसलिए इसका नाम क्या किया गया, विद्युत वियोजन रखा गया है। बात समझ आ रही है? विद्युत वियोजन क्या है, अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, वियोजन होगा लेकिन विद्युत के कारण, कारण उसका विद्युत है तो इस कारण इसको विद्युत वियोजन कहते हैं। अब देखिए प्रकाशीय वियोजन क्या है, यानी कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाती है। यानी कुछ ऐसे यौगिक होंगे वो टूटेंगे, वियोजित होंगे, बट जाएंगे। कब, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा तब। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, क्लोराइड कहेंगे, सूर्य के प्रकाश में आता है तो भाई Ag अलग टूट जाता है, Cl2 अलग टूट जाता है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना होगा, ठीक ना। इसी तरह AgBr भी है। अपघटन का क्या उदाहरण है भाई, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें टूट जाता है, पहले उदाहरण है। अपघटन को वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रखना है। प्रकाश वियोजन क्या है, तो प्रकाश वियोजन वाला पहला वाला है तो ऊष्मा के कारण है विद्युत वियोजन है वो विद्युत वियोजन है, और चूंकि ऊष्मीय वियोजन है हीट वाला। तो पहला जो है प्रकाश वियोजन का उदाहरण है, याद रखेंगे। विद्युत वियोजन कौन है, तो भाई पहला वाला है। जल जो है वो विद्युत वियोजन के कारण 2H2O यहां पे जल है H2 प्लस O2 के रूप में टूट जाता है, तो पहला होगा विद्युत वियोजन कहेंगे, चाहे विद्युत अपघटन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो अभी पढ़ें कि भाई AgCl है वो क्या होता है, दो भाग में टूट जाता है, दो भाग में टूट जाता है प्रकाश के कारण, सनलाइट के कारण। तो वैसे यौगिक जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो भाग में टूट जाते हैं तो ये अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वियोजन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में। विद्युत अपघटन क्या है, ये भी पूछा हुआ है। जितना प्रीवियस ईयर है उसका जवाब आपको देना है भाई। अब देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसको समझिए, ध्यान से देखिएगा। पहले से मान लीजिए दो दोस्त थे, आपस में मिलकर रहते थे, तीसरा आ गया, दोनों दोस्त है माने दोनों बॉय है मान के चलते हैं, इनमें बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक लड़की आ गई जिसका नाम है सी। अब क्या किया, ये दोनों में से कोई एक के साथ जुड़ गई, मान लेते हैं सी जो है ए के साथ जुड़ गई, बी को अलग होना पड़ा। तो भाई ये जो अभिक्रिया है जिसके कारण पहले से जो था वो बाहर ही चला गया और जो नया वाला आया है वो चिपक गया, तो इसको कहते हैं विद्युत वियोजन। अब देखिए सॉरी एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, ध्यान से सुनेंगे क्या करें। एकल विस्थापन अभिक्रिया जिस एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, यानी एकल विस्थापन को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह ऑक्सीकरण उपचयन यानी ऑक्सीकरण अवकरण का उदाहरण भी है। चलिए ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है
कि एक आयन या तत्व किसी यौगिक से बाहर चला जाता है और नया जो है यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे ए और बी थे, दोनों एक साथ थे, सी आया, क्या किया, बी को माने सी आया बी के साथ जुड़ गया, ए बेचारा अकेला हो गया। तो ये जो बना नया पेयर, ए को अलग कर दिया पहले से जो पेयर में था, जोड़ा में था, उसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्यों होता है, इसका भी कारण है। देखिए यहां भी और भी सारा चीज है। तो ये होता है, एक सीरीज है, धातुओं की सक्रियता सीरीज, ठीक ना, धातुओं की सक्रियता सीरीज। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, आयरन, फिर उसके नीचे है निकेल है, ठीक ना, निकेल के बाद टीन है, टीन के बाद लेड है, लेड को हम लोग लेड है ना, पीबी लिखते हैं, गलती लिख दिया है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है और सिल्वर है और चांदी है। ये क्रम है। अगर नीचे वाला, ध्यान से देखिए, कोई नीचे वाला का यौगिक है, जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट यहां है, तो कॉपर सल्फेट से अगर कोई ऊपर वाला तत्व अभिक्रिया करेगा, देखिए कॉपर सल्फेट से ऊपर वाला है आयरन, तो ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, कॉपर को हटा करके अपना विलयन बना लिया, कॉपर बाहर निकल गया। तो ये अभिक्रिया तभी संभव होती है जब अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील से अभिक्रिया करता है। देखिए अब देखिए जेड है, ध्यान से देखिएगा, जेड एन ऊपर है, कहां पे है भाई जेड एन, इससे नीचे कॉपर है, तो है तो खुद कम क्रियाशील लेते, इसको कैसे हटाएगा, नहीं हटाएगा, तो यहां अभिक्रिया संभव नहीं है। उसी तरह सोडियम से ज्यादा क्रियाशील क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सोडियम से ज्यादा क्रियाशील है, तो इसलिए यह अभिक्रिया संभव नहीं होगी। लेकिन देखिए कॉपर है और लेड है, पीबी है, ये कॉपर है, तो ये ज्यादा क्रियाशील है, तो भाई कॉपर को हटा देगा, हटा के अपना स्थान ले लेगा। तो ये संभव होता है जब एक ज्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील के साथ अभिक्रिया करता है, तब कम क्रियाशील को हटा के अपने जगह ले लेता है, उसको बगेत देता है, भेज देता है बाहर, तो ये होता है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, अधिक क्रियाशील विस्थापित कर देता है कम क्रियाशील को, अधिक क्रियाशील जो है विस्थापित कर देता है कम क्रियाशील को, याद रखना है। अगला विस्थापन अभिक्रिया को समझाए, HW है भाई, जितना भी है P/Q वो HW है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हाई AB है, ठीक, और एक पेयर हो गया, एक पेयर मान लेते हैं CD है, CD दो पेयर है भाई, दोनों जोड़ा था, लेकिन दोनों जोड़ा जब एक साथ आया तो हुआ क्या, ए का कनेक्शन हो गया सी के साथ, मान लेते हैं, सपोज करते हैं, जरूरी नहीं सी ए के साथ होगा, और बी का कनेक्शन हो गया डी के साथ, BD के साथ। तो कहने का मतलब क्या है कि अपना स्थान अदला बदली किया है। ये आयन जो है अपना स्थान क्या करते हैं, जब अदला बदली कर लेते हैं तो भाई इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया तो बना का दिया, बेरियम का सल्फेट बना दिया, जो कि पहले से सोडियम का सल्फेट था, और क्लोराइड के किसका था, बेरियम का, तो सोडियम का क्लोराइड बना दिया। तो स्थान जो है आयन का चेंज हो गया। तो जब आयनों का स्थान चेंज होता है तो इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया नाम दिया गया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कहां है, तो ये पहला वाला में संभव है, अभी अभी इसका उदाहरण पढ़े थे, पहला वाला में संभव है।
और देखिए एक चीज हम कहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं या फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो अभिनव डिजिटल क्लासेस सर्च कीजिए, उससे जुड़िए और वहां से नोट्स भी आप गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए भाई। HW में आपको है, हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है कि जब अभिक्रिया होगी तो उत्पाद में ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए। उत्पाद में देखिए तीर के बाद यहां पे ऊष्मा लिखा गया है, तो तीर के बाद ऊष्मा लिखा गया है मतलब उत्पाद में ऊष्मा मिलती हो, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये उदाहरण याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस का दहन अगर करते हैं तो ऊर्जा हमको मिलती है, तो ऊष्माक्षेपी है। साग सब्जी जो विघटित हो जाता है, विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, तो कंपोस्ट एक तरह का उर्वरक है, वो एनर्जी का काम करता है। तो साग सब्जी का नष्ट होना, विघटित होना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यहां तक कि श्वसन जो भी है, श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। क्योंकि पाचन के समय क्या होता है, छोटे छोटे खाद्य पदार्थ टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे चावल, आलू, ब्रेड है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ग्लूकोज से हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार श्वसन हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसा कि यहाँ पे समीकरण में दिया गया है, श्वसन अभिक्रिया के उदाहरण दिया गया है, तो इस उत्पाद में ऊर्जा लिखा गया है। तो इस कारण से श्वसन अभिक्रिया भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखिएगा। आगे क्या है, श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न करना होता है भाई, ऊष्मा को उत्पन्न करना। अगला चलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है भाई, EHW, PYQ जो है HW है। क्योंकि ये जो है हम अभी जस्ट स्लाइड पे पढ़ा रहे हैं, तो उसी चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो अच्छा नहीं है, उस चीज को देख के नोट्स बना लेना है अपने से। चलिए अगला क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी जब कभी अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत होगी, यानी एरो के पहले अगर ऊष्मा लगा होगा तो भाई ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा क्या है, शोषी अभिक्रिया है। देखिए हम लोग कोक की भाप के साथ अभिक्रिया, कोक मतलब कोयला है, भाप के साथ अभिक्रिया करने के लिए हमको गर्म करना पड़ता है, पानी को गर्म करना पड़ता है। पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगा, और तब जाके कोयला या कोक जो है अभिक्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, H2O बनाता है। तो हमको शुरुआत में ही यानी अभिकारक में ही ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, अभिक्रिया को कराने के लिए ही ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो भाई ये कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक ना। अगर नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना है, N2 को O2 से, तो ऊष्मा जब तक हीट नहीं करेंगे तब तक अभिक्रिया होगा ही नहीं। तो ये जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जिन अभिक्रियाओं को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या उदाहरण है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का हमारे पास क्या उदाहरण है भाई, बता सकते हैं। तो हमारे पास उदाहरण है, हाइड्रोजन का आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन का आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। या कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तबे जाके टूटेगा, तो यहाँ मुख्य होगा भाई ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको तोड़ना है तो ऊष्मा क्या हो सकता है, तो भाई जरूरी है ऊष्मा देना, नहीं तो होगा ही नहीं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हैं आप। हाँ, अब आपको समझाना है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, हमारे दैनिक जीवन में का उदाहरण दे, यानी हम डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं उसका उदाहरण देना है। HW में है
जो भी PYQ है HW में है, इसका जवाब दीजिएगा, लिखिएगा, तभी ना जाके पता चलेगा कि भाई मेहनत क्या होता है। उदासीनीकरण क्या है? तो भाई अम्ल जब है क्षार से विक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। और इस दौरान क्या होता है कि भाई ये जो अभिक्रिया होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। इसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक ना, याद रखें। उदासीनीकरण में क्या होता है? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके जल और लवण का निर्माण करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का होता है कि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है ना भाई, तो कुछ जलीय विलयन में कुछ पदार्थ नीचे जम जाते हैं, और वो जो पदार्थ जम जाते हैं ठोस रूप में पेंदी में बैठ जाते हैं, तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा तो साथ साथ एक अवक्षेप बनता है। जैसे कि देखिए, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे, माने अभिक्रिया कराएंगे, तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, जो कि सिल्वर क्लोराइड हमारा अवक्षेप का काम करेगा। ठीक है। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि क्या होगा? जो अवक्षेप कहलाएगा। और साथ ही और बना है, जल भी बना है इधर। तो अवक्षेप जो होता है नीचे पेंदी में बैठ जाता है भाई। तो ये उदाहरण आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम्पल इसमें हम लोग रखे हैं ताकि इसको हम लोग एग्जाम में लिख सकें, और एनसीईआरटी बेस जो है उदाहरण रखा गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा? तो भाई नीचे एरो लगा होगा, अवक्षेप क्योंकि बैठ जाता है, इस चीज को दर्शाता है, तो यही अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? जवाब देना है, दे सकते हैं, कोशिश करिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारकों का वर्गीकरण, भाई अब सबके बारे में लिखना है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उदासीनीकरण और अवक्षेपण, जो 5 को समझ में आए, 5 अभिक्रिया के बारे में परिभाषा दे देना है, एक उदाहरण दे देना है, और समीकरण, मतलब वही समीकरण दे देना है, समझा देना है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का जोड़ होगा, लाभ के जगह पे मतलब जोड़ है, ऑक्सीजन का जोड़ होगा, और हाइड्रोजन का हानि मतलब हाइड्रोजन की कमी होगा। कमी हो तो भाई ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। देखिए, कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा था, बढ़ गया है। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। अब यहां पे देखिए, कॉपर के साथ हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन हट के ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन हट के क्या हो गया? ऑक्सीजन आ गया। तो ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन के साथ, तो भाई ऑक्सीकरण है। यहां पे देखिए क्लोरीन, देखिए हाइड्रोजन हट रहा है, 4 गो था हाइड्रोजन, 3 गो हो गया है, एक दूसरा चीज बढ़ गया है, क्लोरीन बढ़ गया है, तो हाइड्रोजन का कमी हो रहा है। तो हाइड्रोजन का कमी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन को हटा रहा है, कौन हटा रहा है? क्लोरीन हटा रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कमी होगी तो भाई क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए, ऑक्सीकरण एजेंट क्या होता है? ऑक्सीकरण एजेंट क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। परमाणु, यौगिक या आयन जो दूसरे परमाणु या यौगिक या आयन को ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं? देते हैं। तो दूसरे परमाणु या यौगिक का आयन हाइड्रोजन को हटाते हैं। देखिए, ऑक्सीजन देंगे या हाइड्रोजन को हटाएंगे तो उसको ऑक्सीकरण एजेंट कहा जाता है। देखिए, कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कॉपर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है, तो ऑक्सीजन यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाई ऑक्सीजन है ना, इसको जुड़ रहा है, खुद ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसके साथ, तो जब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसी तरह मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जो प्राप्त किया है मैग्नीशियम, वो किससे किया? ऑक्सीजन से किया है, तो इसी से प्राप्त है, तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाँ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं और जबकि अवकरण अभिक्रिया को अपचयन कहते हैं। अवकरण को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। उपचयन ऑक्सीकरण को कह रहा है, ऑक्सीकरण को ही उपचयन कह रहा है, तो याद रखेंगे ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहा जाता है। तो HW में इसको लिखिएगा। रेडॉक्शन क्या है? यानी जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, सॉरी अवकरण है, अवकरण को रेडक्शन कहते हैं। हम रेडॉक्स पढ़ दिए, इसको कहते हैं अपचयन। अपचयन अभिक्रिया किसी एटम या कंपाउंड या मॉलिक्यूल में क्या करता है? ऑक्सीजन को लॉस करेगा और हाइड्रोजन को गेन करेगा, हाइड्रोजन को प्राप्त करेगा, तो उसको क्या कहते हैं? रेडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। यानी रेडक्शन मतलब अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, सॉरी ऑक्सीजन इससे क्या हो रहा है? कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो जब ऑक्सीजन कॉपर से बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन के कारण निकल रहा है, तो भाई हाइड्रोजन कारण है ना, क्या कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो यहां से यहां जो हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन में कमी हो रही है। तो जब ऑक्सीजन में कमी होगी तो भाई अपचयन होगा। यहां पे देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का बढ़ोतरी हो रहा है। हाइड्रोजन जब बढ़ेगा तो भाई क्या होगा? अवकरण होगा। अवकरण यानी अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की हानि, हाइड्रोजन की वृद्धि, तो दोनों होता है। तो याद रखिएगा, इसका भी परिभाषा लिखना है HW में। चलिए, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? माने जिसके कारण ऑक्सीजन हटा या जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बढ़ा, जिसके कारण हाइड्रोजन बढ़ेगा ऑक्सीजन घटेगा। तो देखिए हाइड्रोजन है, देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाया है, हाइड्रोजन ने हटाया। तो हाइड्रोजन जो हटा रहा है ना, हाइड्रोजन यही ना हटा रहा है, यही ना कारण है भाई ऑक्सीजन यहां से हटा, तो ये भाई रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए हाइड्रोजन ही कारण है क्लोरीन के साथ जोड़ने का। देखिए इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन रिडक्शन एजेंट है। क्यों है? कि क्लोरीन को हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन ने क्लोरीन को हाइड्रोजन दिया है। तो भाई ये जो हाइड्रोजन है यही आपका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जहां पे ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ हो, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए हाई ऑक्सीडेशन में OA और रिडक्शन का RED, तो ये दोनों मिला के बना दिया रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। केमिकल रिएक्शन में प्रत्येक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन साथ साथ होते हैं, इसलिए इसको केमिकल रिएक्शन को रिडक्शन कहते हैं। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लेंगे जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हो तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, यहां पे उदाहरण दिया गया है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहां से यहां पे देखेंगे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होगा तो ऑक्सीजन में कमी होगा, तो ऑक्सीजन में कमी अपचयन होगा। अब देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण होगा। तो कोई भी अभिक्रिया है वहां पे क्या हो रहा है समझिए, यहां पे दोनों साथ साथ हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन कम हो गया, तो ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं भाई? ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की कमी को अवकरण कहते हैं।
हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया अभी किए के बाद, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, वही चीज फिर से बताया गया है, पढ़ लीजिएगा, दोनों साथे साथे हैं। अब देखिए जिंक है, यहां से जिंक के पास आएंगे तो भाई यहां से ऑक्सीजन निकल गया है, तो यहां से जब ऑक्सीजन निकल गया है तो अवकरण कहेंगे, अवकरण। लेकिन कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, सॉरी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो दोनों दोनों साथ साथ है। देखिए यहां से इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन गायब है, तो ऑक्सीजन गायब है तो भाई अवकरण है ना, कौन सा है, अवकरण। अब देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहां पे जुड़ गया है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है तो ऑक्सीकरण है। देखते रहिएगा, तो दोनों भाई साथ साथ हो रहे हैं। दूसरे शब्द में कहेंगे इलेक्ट्रॉन का गेन करना अवकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्त करना क्या कहलाता है, अवकरण। और इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ऑक्सीकरण कहलाता है। कभी कभी पूछ देता है, इसीलिए ये चीज बता दिया है। इलेक्ट्रॉन को अगर हम गेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, अवकरण। अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो वहां पे अवकरण हो रहा है, ये चीज याद रखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो जहां अपचयन उपचयन दोनों होता है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रही है ना बात, ध्यान दीजिएगा भाई। और रेडॉक्स के अर्थ को समझाना है तो भाई रेडॉक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, HW है। अब इसको दोनों का परिभाषा लिखना है, दोनों का उदाहरण लिखना है, रेडॉक्स अभिक्रिया जो संपन्न होती है उसकी भी व्याख्या करना है। तो वो जो व्याख्या करना है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। HW है, जो भी PyQ है वो HW है, HW को आपको बनाना है बढ़िया से, ठीक है। अब देखिए हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का महत्व क्या है, मतलब रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो रही है, वो हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हमको जानना है। तो भाई देखिए ये लोहे में जो जंग लगता है, संक्षारित होता है, उसकी गुणवत्ता में जो कमी होती है भाई रिडक्शन के कारण होती है, ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण, ये ऑक्सीडेशन के कारण जो है जंग लगता है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में होता है भाई, संक्षारण हो जाता है लोहा का। और ये देखिए सभी चीजों में नहीं होता है, जो ज्यादा सक्रिय है, जो ज्यादा सक्रिय तत्व है उन्हीं में हमको क्या देखने को मिलता है, आसानी से संक्षारित होती है, जंग लगता है। लेकिन जैसे नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, सक्रियता श्रेणी में नीचे जाएंगे, उनकी क्रियाशीलता ऑक्सीकरण से बहुत कम होती है, ऑक्सीजन से बहुत कम होती है, यानी इसका संक्षारण नहीं के बराबर होगा। तो जो क्रियाशीलता में ऊपर है उसका भाई होगा, संक्षारण होगा, जो नीचे होगा सबसे कम होगा, नहीं के बराबर होता है। याद रखिएगा संक्षारण को क्या प्रभावित करता है, मतलब क्या स्थिति रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा संक्षारण होगा, और क्या उपस्थिति रहेगी तो संक्षारण कम होगा। तो भाई धातुओं की क्रियाशीलता, जो अधिक क्रियाशील धातु होगी संक्षारण अधिक होगा, कम क्रियाशील होगा संक्षारण कम होगा। चांदी की तुलना में अधिक क्रियाशील से संक्षारित होती है, क्या करें, लोहे अपने से कम क्रियाशील धातु, जैसे चांदी की तुलना में अधिक क्या होता है संक्षार। अगर चांदी देखेंगे लोहा देखेंगे तो भाई लोहा जो है जल्दी संक्षारित होता है चांदी की तुलना में, तो यही कर रहा है। धातु में अशुद्धियों की उपस्थिति, देखिए शुद्ध धातुएं अत्यधिक संक्षारित नहीं होती है, ठीक ना। अशुद्ध धातुएं अन्य धातुओं की उपस्थिति में संक्षारण को प्रेरित करती है, और शुद्ध धातु रहेगा तो संक्षारित जल्दी से होगा, और शुद्ध धातु होगा तो संक्षारित जल्दी से नहीं होगा। ये देखिए अशुद्धियों की उपस्थिति है, शुद्ध धातुएं प्रायः अधिक संक्षारित नहीं होती है, और जबकि अशुद्ध धातुओं की उपस्थिति में संक्षारण ज्यादा होता है, तो याद रखेंगे।
जल में विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति है। अगर जल में बहुत सारा विद्युत अपघट्य कुछ मिला दिए हैं, केमिकल मिला दिए हैं, तो संक्षारण की दर जो है बढ़ जाती है। जैसे लोहे का संक्षारण आशुद्ध जल की तुलना में समुद्री जल में अधिक होता है। आशुद्ध मतलब शुद्ध जल है जिसमें लवण की मात्रा कम है। अगर समुद्री जल में देखें लवण की मात्रा ज्यादा है, इसलिए लोहा का संक्षारण वहां ज्यादा होगा, शुद्ध जल में कम होगा। वायु की क्रियाशीलता देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड SO2 NO2 अगर अम्ल माने घुल गए हैं, पानी में घुल गए हैं, वायु में घुल गए हैं, तो भाई संक्षारण जो है तेजी से होगा। यानी जहां पे CO2 SO2 NO2 होगा, घुला हुआ ऑक्सीजन में रहेगा, तो भाई संक्षारण जल्दी होगा, ज्यादा से ज्यादा संक्षारण होगा। तो ये चीज याद रखना है। संक्षारण सबसे आम उदाहरण है जंग लगना। हाँ, संक्षारण का सबसे अच्छा उदाहरण है भाई जंग लगना। जंग लगना का फॉर्मूला पूछता है तो याद रखिएगा Fe2O3 इंटू XH2O, ये पूछता है। इसको क्या पढ़ते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यहां पे दिया है। भाई संक्षारण जो होगा, भूरा रंग का चिपचिपा पदार्थ जो बनेगा, यही तो होता है। जंग का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक ना। तांबे की वस्तुएं कुछ समय बाद अपनी चमक खो देती है। ऐसा हवा में मौजूद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के कारण होता है, याद रखिएगा। इसी तरह हवा के संपर्क में आने पर चांदी भी धूमिल हो जाती है, यानी काली पड़ जाती है, चमक खो देती है। ये काला रंग जो है सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है, जो हवा में H2S मौजूदगी के कारण होता है, ठीक ना। जब जम जाता है काला रंग तो ये होता है। और किसके कारण जमता है? तो H2S के कारण जमता है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। जंग लगना एक गंभीर समस्या है। पुलों में जंग लग जाता है, पुल गिर जाता है, मोबाइल माने साइकिल सब जगह जंग लगता है। तो भाई इसको बचाना जरूरी है। भाई पुल ढह जाएगा तो दिक्कत होगा। ऐसे ही बिहार में पुल ढह होता है। हाँ, तो अब देखिए जंग से बचाने का उपाय क्या है? लेप लगा देंगे, पेंट कर देते हैं। किवाड़ी, दरवाजा जो है, ग्रिल जो है, हम लोग क्या करते हैं, खिड़की जो है पेंट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि जंग से बचा रहे। तो धातु की सतहों को पेंट कर दिया जाता है। गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण मतलब उस पे हम लोग क्या करते हैं, जिंक का परत चढ़ा देते हैं। जिंक का परत चढ़ाने से क्या होता है भाई कि उसकी लाइफ जो है बढ़ जाती है, उसका संक्षारण कम हो जाता है। तो पूछता है गैल्वेनीकरण में किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की, याद रखेंगे। देखिए जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, अभी ऑब्जेक्टिव दे दिया। गैल्वेनीकरण क्या है? तो जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। मिश्र धातु का निर्माण, हाँ, अगर मिश्र धातु बनाएंगे तो मिश्र धातु में जो होती है वो संक्षारण नहीं होती है। मिश्र धातु की बर्तनें देखने को मिलती है, तो उसमें हम लोग थाली जो है, चम्मच है, उसमें जंग कहाँ लगता है? डेली पानी ये यूज है, फिर भी जंग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो मिश्र धातु की बनी होती है। और वो मिश्र धातु है स्टेनन स्टील, ठीक ना, जिसमें क्रोमियम होता है। क्रोमियम स्टील की सतह को निष्क्रिय कर देता है, ऑक्सीकरण परत बनाता है। निष्क्रिय ऑक्सीकरण परत बनाता है, यानी ऑक्सीकरण को रोक देता है वो क्रोमियम, ठीक ना। तो ये चीज याद रखेंगे। इसीलिए हम लोग माने रसोई घर में स्टेनलेस स्टील का बर्तन का यूज करते हैं। टीना वाला कुछ बर्तन दे देता है, टीना वाला बर्तन में जंग लग जाएगा। जैसे टीना उना का बाल्टी बनता था पहले, तो उसमें जंग लग जाता है, और स्टेनलेस स्टील का बनेगा तो जंग नहीं लगता है। कैथोडिक संक्षारण, यानी जंग लगने का भी एक बचाने का तरीका है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत जटिल है, बहुत विशेष स्थिति में इसको किया जाता है कैथोडिक संक्षारण। तो इसको हमको नहीं समझना है उतना ज्यादा, बस याद रखना है। संक्षारण क्या होता है भाई? संक्षारण तो सभी है। पेंटिंग के संक्षारण को क्यों रोकते हैं? ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देता है, जल के संपर्क को तोड़ देता है, तो दोनों होगा। जंग का सूत्र क्या है? तो Fe2O3 इंटू X10H2O, ये तो बताए थे अभी। संक्षारण को रोकने का उपाय क्या है? सभी लगा देंगे। चांदी काले क्यों पड़ जाती है? पहला के कारण, H2S से इसमें कन्वर्ट हो जाता है।
तांबा हारा क्यों होता है? तांबा हारा ये उसका फॉर्मूला है, याद रखना है। जंग लगने के लिए आवश्यक क्या है? तो जंग लगने के लिए दोनों आवश्यक है। चांदी सफेद करने के लिए क्या किया जाता है? अम्ल से अभिक्रिया करा दिया जाता है, धो दिया जाता है, साफ किया जाता है। तांबे का चमक, तांबे का चमक दोनों से आ सकता है। संक्षारण को रोकने की 2 विधि लिखे, EHW है, ठीक ना। देखिए जो भी समझा रहे हैं इसको लिखना है, याद करना है। संक्षारण क्या है, इसका लाभ हानि और रोकथाम के उपाय बताए, जो कि पूछा हुआ प्रश्न है। पूछा हुआ प्रश्न हम HW में रखे हैं। विकृत गंधिता क्या है? मतलब खाने वाला तेल वाला, ज्यादा तेल युक्त पदार्थ खाने वाला जो पदार्थ है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बेकार गंध देने लगता है, महकने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं। महकना अच्छा शब्द होता है, लेकिन हम लोग कह देते हैं बोलचाल के भाषा में महक रहा है। महकना मतलब सुगंध होता है, गमकना मतलब खराब होता है। तो ये उसमें क्या होती है? गंध आ जाती है, बेकार गंध आ जाती है। जैसे ये आपको दिखाया गया फिगर में कि सड़ गल गया है, तेल वाला पदार्थ है, इससे दुर्गंध आने लगती है, इसी को विकृत गंधिता कहा जाता है भाई, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। यह किसके कारण होती है? ऑक्सीकरण के कारण होती है। लंबा समय तक छोड़ देंगे तो स्वाद और गंध में खराब हो जाता है, इसको विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या किया जाता है? एंटी ऑक्सीडेंट का उपयोग करते हैं, जिसमें से एक होता है BHT, एंटी एसिड, ठीक ना। वसा या तेल युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन में पैक कर देते हैं, जैसे चिप्स होता है उसमें भर देते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखने से भाई कम होता है, ठीक ना, धीमा हो जाता है। भोजन को वायु रोधी डब्बा में अगर रख देंगे तो भाई बासी नहीं होगा। भोजन को प्रकाश से दूर रखेंगे तो बासी नहीं होगा, विकृत गंधिता नहीं होगी, कहने का अर्थ है। रोकने का क्या उपाय है? N2। विकृत गंधिता क्या है? तो तेल के कारण उसमें उपचयन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। चिप्स में क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। एंटी एसिड क्या है? BH2, BHT बल्कि। विकृत गंधिता क्या है? EHW है। विकृत गंधिता का रोकथाम बताना है भाई, 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरह से आज का जो लेसन है हमको लगता है समाप्त हो गया, और जो भी देखे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा? हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे क्लेम करेंगे सर आपने जो भी क्वेश्चन दिया है उसका जवाब नहीं दिया है, तो भाई उसका पहले थ्योरी हम पढ़ा दे रहे हैं, उस चीज का फिर से जवाब लिखने लगेंगे, टाइम लगेगा। दोबारा उस चीज को रोक करके पीछे के चीजों को कनेक्ट करके पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि पीछे सारा क्वेश्चन का जवाब मिला हुआ है। अगर आपने इस सीरीज को बहुत बढ़िया से देख लेंगे तो हम आशा न पूरा विश्वास करते हैं, आपको दिलाते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम सारा क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। तो ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो आपका जो लाइफ है उसको बदलने वाला है, जो पढ़ने का तरीका है उसको बदलने वाला है। तो इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कल हम आपको लाइव में लेके आएंगे पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कल तैयार करने के लिए आज इसको पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद कल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइव जुड़िएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।